हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का आज की इस लेक्चर में स्वागत है। जैसा कि हम पिछली वीडियो में चिले की बारे में पढ़ चुके थे, चिले में किस प्रकार से मिलिट्री कोप हुआ था और वहां से बाद में किस प्रकार से दोबारा से डेमोक्रेसी रिस्टोर हुई थी, यानी कि लोकतांत्रिक सरकार वहां पर आ चुकी थी। तो आज की इस वीडियो में दोस्तों हम मुख्य रूप से पढ़ेंगे डेमोक्रेसी इन पोलैंड की। पोलैंड में डेमोक्रेसी किस प्रकार से आई थी। तो सबसे पहले देखते हैं यहाँ की पॉलिटिकल सिचुएशंस क्या थी। तो यहाँ पर देखोगे कि 1980 में, यदि आप 1980 की बात करो तो पोलैंड में कौन शासन करता था। पोलैंड में शासन करने वाली पार्टी थी जिसकी सरकार थी वो थी पोलिश यूनाइटेड वर्कर्स पार्टी। पोलिश यूनाइटेड वर्कर्स पार्टी, इस पार्टी के द्वारा पोलैंड में यहाँ की गवर्नमेंट चलाई जाती थी। लेकिन ध्यान रखिए, देखो यहाँ भी गवर्नमेंट चलाई जा रही है। यहाँ जैसा कि आप देख सकते हो, जहाँ जैसे चिले में सरकार चलाई जा रही थी आनंदे के द्वारा, उसी प्रकार से यहाँ भी एक पार्टी के द्वारा गवर्नमेंट चलाई जा रही है। लेकिन यहाँ पर अंतर क्या है, यहाँ पर देखने को जो अंतर मिलेगा कि यहाँ पर कोई भी दूसरी जो पार्टी थी उसको अलाउ नहीं किया जाता था। नो अदर पार्टी, यानी कोई भी अदर पार्टी इलेक्शन में हिस्सा नहीं ले सकती थी। वाज अलाउड टू फंक्शन, कोई भी दूसरी पार्टी को यहाँ पर काम करने नहीं दिया जाता था, यानी सिर्फ ये सिंगल पार्टी थी जो कि यहाँ पर रूल करती थी। तो इसके अलावा जो भी लोग पार्टी के अगेंस्ट बोलते थे, इस बात को भी आप ध्यान रखिएगा, उनको जेल में डाल दिया जाता था। जो अगेंस्ट द पार्टी, जो भी लोग अगेंस्ट होते थे अगेंस्ट द पार्टी, उनको जेल में पुट कर दिया जाता था, इनटू द जेल। तो आप देख सकते हो यहाँ पर किस प्रकार की, यहाँ पे देखो मिलिट्री सरकार नहीं चला रही, यहाँ सरकार एक जो है कि गवर्नमेंट पार्टी की है, लेकिन उसका रूल देगी कि वो किस प्रकार के रूल चला रही है। इसके अलावा इसको सपोर्ट करने वाला कौन था, ये सपोर्ट की जाती थी यूएसएसआर के द्वारा, जिसको हम सोवियत यूनियन बोलते हैं। इस जो आज के दौर में हम इसको रशिया कहते हैं, यूएसएसआर। तो इसकी यूएसएसआर की आप फुल फॉर्म भी जान लीजिए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ सोवियत रशिया, समझ गए। तो ये आपकी सोवियत यूनियन के द्वारा यहाँ की सरकार को कंट्रोल किया जाता था। ये भी इम्पोर्टेंट है, जैसा कि आपने चिले की वाले में देखा था, वहाँ पे अमेरिका की सरकार के द्वारा वहाँ की गवर्नमेंट को कंट्रोल किया जाता था। यहाँ पे देखो एक और शब्द आया है, वो बार बार पूछा गया, ये कम्युनिस्ट स्टेट। ये कहा गया कि यहाँ भी सरकार स्टेट थी, यूएसएसआर में भी कम्युनिस्ट की स्टेट थी। इसके बारे में तुम आगे की क्लासों में, हायर क्लासों में स्टडी करोगे। कम्युनिस्ट में मेनली जो होता है, इसमें प्राइवेट प्रॉपर्टी को बैन कर दिया जाता है, यानी प्राइवेट प्रॉपर्टी को बिल्कुल ख़त्म कर दिया जाता है, अबॉलिश कर देते हैं, अबॉलिश ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टीज। इन गवर्नमेंट में यही मेन फीचर होता है कि यहाँ पे प्राइवेट प्रॉपर्टी है, जैसे कि हमारे पास ज़मीन होती है, हम उसके खुद मालिक होते हैं। हम कहीं भी नौकरी करना चाहते हैं कि नहीं, तो हम उसके खुद मालिक होते हैं। लेकिन ये कम्युनिस्ट सरकारों में क्या होता है, कोई भी आपकी कंपनी है, कोई भी रोड हैं, बसें हैं, सरकार सब सारी सामान जो है कि आपके सरकारी होंगे। वहाँ प्राइवेट चीज़ आपको कुछ नहीं मिलेगी। कोई कहिए प्राइवेट बस है या प्राइवेट रेलवे है या प्राइवेट जेट हैं, ऐसा कुछ नहीं मिलेगा। सारी चीज़ें यहाँ पर सरकारी रहती हैं। तो ये आपका कम्युनिस्ट स्टेट था। इसके अलावा तो यहाँ पर आप देख लिया कि यहाँ पे पॉलिटिकल कंडीशन कैसी थी, कि राजनीतिक स्थिति कैसी थी, एक पार्टी के द्वारा यहाँ पर क्लियर रूल किया जा रहा था। इसके बाद अब देखते हैं कि इस शासन के खिलाफ किस प्रकार से लोग खड़े हुए। तो यहाँ पर क्या होता है कि 14 अगस्त 1980 को जो है कि वर्कर्स थे वो कहाँ पर काम कर रहे थे, आप ये ध्यान रखिएगा, लेनिन शिपयार्ड क्या है, यानी कि जैसे कि आपने देखा होगा जो बंदरगाह नहीं होता, इसके ये लेनिन शिपयार्ड उसका नाम है। तो वहाँ की जो लेनिन शिपयार्ड था, ये सिटी में था, आपकी डांस्क सिटी में था, डांस्क सिटी में ये स्थित था। तो यहाँ के जो वर्कर्स ने स्ट्राइक कर दी। स्ट्राइक क्या होता है, स्ट्राइक होता है, आपने देखा होगा कि क्रिकेट में के मैच में होता है कि आप स्ट्राइक पर कौन जाएगा, सबसे पहले कौन जाएगा। लेकिन ये वो स्ट्राइक नहीं होती है। स्ट्राइक में क्या होता है कि सारे वर्कर्स होते हैं वो रिफ्यूज़ कर देते हैं, मना कर देते हैं, रिफ्यूज टू वर्क, वो अपना काम करने से मना कर देते हैं यदि उनकी कोई भी मांग को पूरा नहीं किया जा रहा है। ये आपकी यहाँ पे स्ट्राइक हो जाती है। इसके अलावा यहाँ पर और क्या था, जैसा कि मैंने पहले ही बताया था कि ये शिपयार्ड था, ये किसके द्वारा कंट्रोल किया जाता था,
कंट्रोल थी इसकी गवर्नमेंट के द्वारा, कुछ सारी चीज़ें कैसी थी, गवर्नमेंट की थी, तो इसको गवर्नमेंट के द्वारा कंट्रोल किया जा रहा था। इसी प्रकार से तो स्ट्राइक जो शुरू हो गई, वो स्ट्राइक शुरू हुई थी एक विमेन थी, औरत थी, उसको जो है कि हटा दिया था। वो क्या थी, वो क्रेन ऑपरेटर थी, वो क्रेन को चलाया करती थी। तो उसी को सब लोग चाहते थे कि उसको जो है कि वापस कर दिया जाए और उसको जो है कि उसके कार्य को दोबारा से दे दिया जाए करने के लिए। लेकिन ये स्ट्राइक अब ये हुई थी, तो ये स्ट्राइक किसने कराई थी, इस स्ट्राइक को लीड किसने किया था? क्योंकि यहाँ आप देख सकते हो कि कोई भी इस कंट्री में इंडिपेंडेंट ट्रेड यूनियन नहीं थी, तो ये लोगों ने ये स्ट्राइक कर दी। तो इस जो कि यूनियन को सरकार ने इलीगल घोषित कर दिया, और जो कि इसको काम नहीं करने दिया रहा था, क्योंकि इलीगल कोई भी अलाउ नहीं थी। लेकिन इसी दौरान क्या होता है, एक जो कि इलेक्ट्रीशियन था लेक वलेसा जो अब इलेक्ट्रीशियन थे, इन्होंने क्या किया, इन्होंने इस स्ट्राइक को लीड किया, यानी कि ये एक तरह से यहाँ इस स्ट्राइक के लीडर बन गए। और धीरे धीरे क्या हुआ, ये पूरी सिटी में, डांस सिटी है उसमें ये फैल गई। इसके अलावा तो जब सिटी में ये पूरी स्ट्राइक फैल गई, यानी कि सब जगह जो है कि लोग यही मांग करने लगे कि उसकी महिला को जो है कि काम पर वापस किया। इसके अलावा अदर्स जो डिमांड थी, इन्होंने अदर्स डिमांड में आप देख सकते हो दूसरी भी डिमांड उठाई। उस डिमांड में ये बहुत इम्पोर्टेंट डिमांड थी कि इंडिपेंडेंट ट्रेड यूनियंस इन लोगों ने मांगी। इन्होंने कहा कि हम लोगों भी इंडिपेंडेंट ट्रेड यूनियन बनाना चाहते हैं। तो ये मांग सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गई इस स्ट्राइक की, कि हमको इंडिपेंडेंट ट्रेड यूनियन चाहिए। और जो दूसरी डिमांड ये रखी उन्होंने कि रिलीज ऑफ पॉलिटिकल प्रिजनर। तो ये रिलीज ऑफ पॉलिटिकल प्रिजनर क्या होता है? तो जो पॉलिटिकल प्रिजनर्स वो होते हैं, जैसे कि सरकार को कभी खतरा होता है कुछ लोगों से कि ये लोग जो है कि दंगा फसाद करा सकते हैं किसी भी जगह पर, तो उन लोगों को सरकार जो है कि पहले से ही, जब बल्कि ना कोई दंगा हुआ है ना कोई फसाद हुआ, उनको पहले से ही जो है कि किसी जगह पर बंद कर देती है, या उनको उनके घर पर अरेस्ट कर दे, या उनको किसी जेल में बंद कर दे। तो ऐसे लोगों को हम जो है कि पॉलिटिकल प्रिजनर्स कहते हैं। इनकी जो तीसरी डिमांड थी वो थी जो प्रेस पर जो सेंसरशिप थी उसको हटाने की इन्होंने बात की थी। जैसे कि कोई भी प्रेस है, जैसे अखबार छपते हैं, उसमें क्या छापा जाएगा ये वहाँ पे गवर्नमेंट डिसाइड करती थी। लेकिन इन लोगों ने कहा कि हम जो छापना चाहते हैं वो अपनी आवश्यकता अनुसार, समाज की आवश्यकता अनुसार छापना ही चाहेंगे। तो इन्होंने ये मुख्य रूप से 3 डिमांडें रखी थी। तो इसी दौरान क्या हुआ, फिर ये डिमांड, जब ये बहुत ज़्यादा मूवमेंट पॉपुलर हो गया, तो 21 पॉइंट का एग्रीमेंट हुआ था सरकार और लेक वलेसा के बीच में। इसी को हम जो है कि 21 पॉइंट एग्रीमेंट है, इसको डांस जो है कि एग्रीमेंट भी कहा जाता है, जिसमें यानी कि सरकार ने इनकी बहुत 21 पॉइंटों पर सरकार जो है कि सरकार ने जो है कि मानने को मजबूर हो गई। आप इसको ध्यान रखिएगा डांस एग्रीमेंट के बारे में। इसके अलावा तो जो है कि डांस एग्रीमेंट हो गया था, तो इसी प्रकार से क्योंकि इंडिपेंडेंट ट्रेड यूनियन के लिए इन लोगों ने मान लिया था, तो इंडिपेंडेंट ट्रेड यूनियन के बारे में जब मांग हो गई थी, तो इसी दौरान एक जो है कि यहाँ पे सबसे पहले एक ट्रेड यूनियन बनाई गई, फ्री ट्रेड यूनियन थी, जिसका नाम रखा गया था सॉलिडेरिटी। तो ये एक देख सकते हो कम्युनिस्ट स्टेट में ये पहली थी जो कि एक स्वतंत्र जो है कि पहली बार ऐसा हुआ था कि कोई भी स्वतंत्र ट्रेड यूनियन किसी भी कम्युनिस्ट स्टेट में बनी थी। इसी में के दौरान क्या हुआ, इसमें 1 करोड़ मेंबर कुछ ही दिनों में इस ट्रेड यूनियन में हो गए थे। लेकिन इसने क्या किया, इसने जो मिसमैनेजमेंट और करप्शन था जो सरकार में, उसको बहुत ज़्यादा उजागर कर दिया। और जैसा कि मैंने बताया, यहाँ पर जो है कि मिलिट्री सरकार नहीं चला रही थी, यहाँ पे जो है कि सरकार पहले से ही थी। तो यहाँ पे फिर क्या हुआ था, जो जनरल थे, जनरल जारुजेनेस्की, इन्होंने यहाँ पे मार्शल लॉ लगा दिया। तो जनरल
चेलिस्की, ठीक है। तो इन्होंने मार्शल लॉ लगा दिया। मार्शल लॉ क्या होता है? मार्शल लॉ में सारे जो है कि गवर्नमेंट है, कोई भी एडमिनिस्ट्रेशन का कार्य, न्यायालय का कार्य, सारे काम इसके द्वारा किए जाते हैं, मिलिट्री के द्वारा। तो इस प्रकार से तो यहाँ पे जो पहले जो 21 पॉइंट इन्होंने लेक वालेसा ने साइन किए थे वो सारे इन्होंने छुड़ा लिए। न तो कोई आप जो है कि फ्री से अखबार में कुछ भी छाप सकते थे, न कोई प्रोटेस्ट कर सकते थे, न ही आप कोई भी ऑर्गेनाइज कर सकते थे किसी भी चीज़ को, न एक जगह पर कई लोग इकट्ठा हो सकते थे। इस प्रकार से दोबारा से बहुत सारी पाबंदियाँ इन लोगों ने यहाँ पर लगा दी। फिर इसके बाद क्या हुआ, जो बहुत सारे पॉलिटिकल प्रिजनर हो गए, लेकिन दोबारा से 1981 के बाद 1988 में दोबारा से क्या होता है, फिर दोबारा से 1988 में स्ट्राइकें हुई, ट्रेड यूनियंसों ने स्ट्राइक कराई। लेकिन इस टाइम क्या था कि जो मैंने आपको बताया था कि जो है कि ये सोवियत यूनियन थी, इसी ये जो यूएसएसआर थी, ये जो है कि इस पोलिश यूनाइटेड वर्कर्स पार्टी या फिर पोलैंड की सरकार को कंट्रोल करती थी। लेकिन अब क्या हुआ, 1988 में ये स्टेट खुद ही रशिया जो है कि कमज़ोर हो गया था। रशिया कमज़ोर हो गया था और जो इसकी आर्थिक स्थिति बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गई थी। इसी दौरान क्या हुआ कि जब ये स्ट्राइक होने लगी तो यहाँ के जो मिलिट्री रूलर थे इस स्ट्राइक को संभाल नहीं पाए और वहाँ पे लेक वालेसा ने फिर से नेगोशिएशंस हुए, यानी कि दोबारा से बातचीत हुई। और यहाँ पे जो रिजल्ट आया, इसमें रिजल्ट आया कि हम दोबारा से क्या कराएंगे, फ्री इलेक्शन कराएंगे। फ्री इलेक्शन कराने की बात हुई यहाँ पर, यानी कि सरकार के लिए चुनाव किए जाएंगे जिसमें कई पार्टियाँ जो है कि हिस्सा लेंगी। तो इसमें से आप देखोगे सॉलिडेटरी जो यूनियन थी, इसने यहाँ पर चुनाव लड़ा और 100 में से 99 सीटों को सिर्फ इसी सॉलिडेटरी के नाम पर ये सीटें आईं। तो और यहाँ पर लेक वालेसा को एज ए प्रेसिडेंट चुन लिया गया था। तो यहाँ पे देख सकते हो कि किस प्रकार से लेक वालेसा एक इलेक्ट्रिशियन थे और बाद फाइनल में जाके वो यहाँ पर पोलैंड के प्रेसिडेंट बनकर उभर आए। तो ये आपकी पोलैंड की स्टोरी थी पूरी। तो यहाँ पे अब आप जो है कि नेक्स्ट इसमें स्टोरी नहीं है। अब हम इन दोनों स्टोरियों के बेसिस पे ये देखेंगे कि डेमोक्रेसी क्या होती है, डेमोक्रेसी से हमें क्या समझना चाहिए, ये अब हम नेक्स्ट अगले लेक्चर में देखेंगे। धन्यवाद।